नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल धैर्य कोचिंग संस्थान प्रयागराज इलाहाबाद से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। आज ये जो वीडियो है ये नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैलकुलेटिव पार्ट है और ये अक्सर ऐसा कोई एग्ज़ाम ही शायद होगा जिसमें ये इस टाइप के प्रश्न न पूछे जाते हो। ठीक है, एक नंबर का इसका प्रश्न 100% UPSI हो, चाहे लेखपाल हो, इवन CSET हो, SSC, MTS, CGL, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसका एक प्रश्न निश्चित तौर पर आना संभावित है कि एक प्रश्न इसका ज़रूर आता है। ठीक है, अगर आपको इस प्रश्न का प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस प्रश्न का, तो आप इस प्रश्न को सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगा देंगे। तो ये छोटा टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको हम डिस्कस करते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा और कब नहीं होगा, इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस पे जो इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, आप कैसे पता करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर? चलिए कुछ बातें ज़रा ध्यान से समझिएगा कि अभी तक ऐसा कोई मेथड नहीं बना है कि आप एग्जैक्ट किसी नंबर को देखकर बता सकें या कैलकुलेट करके बता सकें कि यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, उसका सिर्फ एक विधि है, सिर्फ एक विधि से या तो आप प्राइम फैक्टर करिए या तो आप भाग विधि द्वारा, जैसे आप कक्षा 8th 9th 10th में निकालते हो, भाग विधि द्वारा किसी संख्या का वर्गमूल। अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकल जाता है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और अगर किसी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है, अगर इंटीजर में वर्गमूल नहीं निकलता है पूर्णांक में, तो आप समझ लीजिएगा कि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन में आपका एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है और आप भाग विधि से उसे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप इस चीज़ को मान के चलिए, ऐसा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा कोई ट्रिक या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि आप एग्जैक्टली बता सके कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी तक जितने भी आपके ट्रिक कहिए या मेथड कहिए या कॉन्सेप्ट कहिए, कुछ भी कहिए उसे, अभी तक जितने भी बने हैं, आप उनसे सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा ये आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कौन सा नहीं होगा ये आप ज़रूर निकाल सकते हैं। मतलब कहने का कि अगर मैं आपको जो मेथड अभी बताने चल रहा हूँ, 5 से 6 टेक्निक हैं इसको निकालने के, अगर वो 5 से 6 टेक्निक अगर आप जान जाते हैं तो आप बस इतना समझ सकते हैं कि हाँ, अगर ये 5 या 6 नियम किसी संख्या पर लागू होता है तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग हो सकता है। ठीक है, डेफिनेटली आप श्योर नहीं हो सकते हैं, हाँ, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन मैच करती है तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, और अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती तो आप ये श्योर हो सकते हो कि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो परफेक्ट स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं इसको। तो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या? आप जरा ध्यान समझना, मैं पहला नियम बता रहा हूं, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आप किसी संख्या के इकाई अंक से कैसे पता करेंगे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग होगा या नहीं? ठीक है, तो आप सबसे पहले इकाई अंक पे ध्यान देंगे, इकाई अंक पे। ठीक है, किस पे? इकाई अंक पे। आप जरा ध्यान से समझिएगा कि कोई भी संख्या हो, अगर उसका इकाई अंक, जैसे मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, अगर 1 होगा तो इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। अगर 2 का मैं वर्ग करूँ तो इकाई का अंक कितना आएगा? 4। अगर मैं 3 का वर्ग करूँ तो इकाई का अंक 9। 4 का वर्ग करूँ तो इकाई का अंक 6। 5 का अगर वर्ग करूँ तो इकाई का अंक 25। अगर मैं 6 का वर्ग करूँ तो इकाई का अंक
6, अगर मैं 7 का वर्ग करूं तो 49, 8 का वर्ग करूं तो 64, 9 का वर्ग करूं तो 81, और अगर मैं 10 का वर्ग करूं तो 00। ठीक है, चलिए अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इधर की संख्याएं कुछ भी हों, इधर इसके दहाई के अंक पे कुछ भी लिखा रहे, एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक जब कैलकुलेट होता है तो उस कैलकुलेशन पे उस संख्या के दहाई अंक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप इकाई अंक का कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसके दहाई अंक में कुछ भी लिखा रहे उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तो अब आप देख रहे हो कि अगर 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9, फिर 4 का 6, 5 का 5, 6 का 6 रहेगा, 7 का 9 हो जाएगा, 8 का 4, 9 का 1, और अगर 1 0 है तो ये कितने हो जाएंगे? 00 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का अगर वह पूर्ण वर्ग होगा या पूर्ण वर्ग होने की अगर उसकी संभावना है तो पहली संभावना ये है कि उसके इकाई के अंक पे क्या क्या आ सकता है। इकाई के अंक पे 00, 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक है, ये वो संख्याएं हैं जो इकाई के अंक पे आएंगी। अगर 00 आता है तो पूर्ण वर्ग होगा, अगर 1 आता है तो पूर्ण वर्ग होगा, अगर 4 होगा तो पूर्ण वर्ग होगा, 5, 6, 9 अगर ऐसे आते हैं तो पूर्ण वर्ग हो सकते हैं, पूर्ण वर्ग हो सकता है। क्लियर है? आप अभी भी श्योर नहीं है कि पूर्ण वर्ग कंफर्म होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन यदि इकाई अंक उपरोक्त में से कुछ ना हो तो निश्चित ही पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, आप इसके लिए श्योर नहीं हो सकते हो, मतलब मैं ये जो मेथड जितने भी हैं ये आप एक तरीके से ऐसा समझो, ये पता करने के लिए नहीं है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, बल्कि ये पता करने के लिए है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग कब नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा तो वह पूर्ण वर्ग हो सकता है। याद रखिएगा, यहाँ पर कंडीशन है हो सकता है, मे बी। ठीक है, और अगर यदि इकाई का अंक उपरोक्त में से अगर इनमें से कोई भी इकाई का अंक नहीं है तो आप ये श्योर हो जाइए कि फिर वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं कि समझिएगा, 36, 26। ठीक है, अब आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि 36 है, यहाँ पर क्या है 36 है, इकाई का अंक कितना है 6 है, ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 6 है, फिर भी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन है तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ वह पूर्ण वर्ग हो सकता है। ठीक है, चलिए, लेकिन अब आप जरा ध्यान से समझो, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 3 है तो ये डेफिनेटली पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्ण वर्ग में ये जरूरी है कि अगर ये नंबर आएंगे तभी वो पूर्ण वर्ग होने की संभावना रखता है। अगर मैं आपसे ये बोलूं क्या 23 पूर्ण वर्ग हो सकता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण वर्ग होने के लिए जो इसकी प्राइमरी कंडीशन है वो ये है कि इसके में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 इकाई के अंक पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है। चलिए, जैसे एक एग्जांपल से और मैं इसे समझाता हूं ताकि आप समझ सको कि 5, 3, 7 क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके इकाई के अंक पे कितना है 7 है, जबकि इकाई के अंक पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई एक संख्या आनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्या इकाई के अंक का। चलिए, दूसरा पार्ट इसका क्या है वो देखते हैं।
आपको एक चीज याद रखिएगा, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, उसके लिए अब मैं जितने पॉइंट आपको लिखा रहा हूं उतने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप उन सबको समझिएगा। जैसे पॉइंट नंबर 2, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम के 2 अंक। लास्ट 2 डिजिट का मतलब क्या है? अंतिम के 2 अंक। चलिए समझिएगा, लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम के 2 अंक। अब मैं ये बात करूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं दहाई अंक और यहां पर लिख रहा हूं इकाई अंक। आपको पता है कि इकाई अंक 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा। ये इकाई का अंक होगा। अब आप समझना, अगर इकाई का अंक 0 है तो दहाई का अंक भी क्या रखना पड़ेगा? 0 ही रखना पड़ेगा। अगर इकाई का अंक हमारे क्या है? 0 है, तो दहाई का अंक भी कितना रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। अगर इकाई का अंक 1 है, अगर इकाई का अंक 1 है तो दहाई का अंक क्या होगा? कोई इवन नंबर होगा, यानी कोई सम संख्या होगी, ठीक है। अगर आपके इकाई का अंक 1 है, अगर इकाई का अंक 1 है तो याद रखिएगा उसके दहाई के अंक पे क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। आपको ये रटना नहीं है कि 1 होगा तो 9 होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बस 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर याद रखना, इसको याद रखिएगा। उसके बाद मैं जितने 5 कंडीशन 6 कंडीशन लिखवाने वाला हूं, आप विश्वास मानिए, अगर आप 9 तक के स्क्वायर को याद रखे हैं तो जो 6 कंडीशन मैं लिखवाने वाला हूं वो 9 के स्क्वायर तक में ही अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, जैसे आप बस इतना याद रखो कि 81 ये किसका वर्ग है? ये 9 का वर्ग है। अगर आप 81 याद रखते हो तो 81 9 का वर्ग है। अगर ये 1 है तो इसके आगे क्या है? एक इवन नंबर है। 8 क्या है? एक इवन नंबर है, ठीक है। जैसे 1 2 1 ये क्या है? 11 का वर्ग है। अगर 1 है तो इसके पहले क्या है? एक इवन नंबर है। बात यहां तक समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर 4 है, अगर इकाई के अंक पे क्या है? आपके 4 है, तो यहां भी क्या होगा? एक इवन नंबर होगा, यानी क्या होगा? एक सम संख्या होगी। कैसे होगी? आप जरा देखो, 64 8 का स्क्वायर 4 है तो ऊपर क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। कोई भी नंबर से 484 क्या है? इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर। और अगर 5 है, अगर इकाई के अंक पे 5 है तो दहाई के अंक पे क्या होगा? 2 होगा। ये श्योर रहिएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। अगर इकाई के अंक पे 5 है तो दहाई के अंक पे क्या होगा भाई? 5 होगा। क्लियर बात यहां तक समझ में आ रही है? अगर 6 है, अगर 6 है तो इसको याद रखिएगा, इसके दहाई के अंक पे क्या होगा? कोई विषम नंबर होगा, यानी कोई विषम संख्या होगी, ऑड होगा। यानी अगर इकाई के अंक पे क्या है? 6 है, तो इसके दहाई के अंक पे क्या होगा? कोई ऑड नंबर होगा। जैसे आप ये देखो कि अगर मैं 6 का स्क्वायर की बात करता हूं तो कितना आता है? 36 आता है। अगर मैं 16 की स्क्वायर की बात करता हूं तो 256। 6 के पहले क्या है? यानी दहाई के अंक पे क्या है? एक ऑड नंबर है। 6 के पहले दहाई के अंक पे क्या है? एक ऑड नंबर है। क्लियर है? और अगर 9 आता है, अगर 9 है तो 9 पे भी क्या होगा? आप सोचना, 9 पे क्या होगा? एक इवन नंबर होगा, यानी क्या होगा? एक सम संख्या होगी। कैसे? आप जरा देखो कि अगर 9 का स्क्वायर करूं तो कितना होगा? 81 होगा। क्लियर? सॉरी, 1 मिनट, गलत कर गए। जैसे 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। क्लियर है? अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या है? 9 है तो ये क्या है? ये क्या है? 4 है। अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक, अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 0 है तो दहाई 0 होगा, 1 है तो इवन होगा, 4 है तो इवन होगा, 5 है तो 2 होगा, 6 है तो कोई ऑड नंबर होगा, और
9 है तो कोई इवन नंबर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक नंबर है हमारे पास, एक संख्या है, संख्या 28726, क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आप बिना कैलकुलेट किए ये बता सकते हो कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अगर इकाई का अंक 6 होगा तो उसके दहाई के अंक पे क्या आना चाहिए? ऑड नंबर आना चाहिए। जबकि यहाँ पर इकाई का अंक 6 है और ये क्या है? एक इवन नंबर है। ये क्या है? एक इवन नंबर है, तो यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चलिए पॉइंट 3 की बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इंपॉर्टेंट लगे तो फिर बाद में आप लिख लेना। चलिए तीसरा पॉइंट है आपका, पॉइंट 3, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर। ठीक है, अब आप इस चीज को समझना, अगर कोई सम संख्या है, यानी अगर कोई सम संख्या है, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, सम संख्या का अगर मैं वर्ग करूं तो ये भी क्या आएगा? एक सम संख्या आएगी। अगर मैं सम संख्या का वर्ग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक सम संख्या मिलेगा। और ये सम संख्या क्या होनी चाहिए? 4 से भाज्य होनी चाहिए। यानी अगर आप ये बोलना चाहो कि मेरे पास एक नंबर है जो कि इवन है और वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो ऐसा तभी होगा जब वह क्या होगा? 4 से भाज्य होगा। मतलब मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे अगर मैं बोलूं कि 5 6 3 9 2 6। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि क्या यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी यहां पर 1 मिनट ऐड करना था, मैं यहां पर एक काम करता हूं। ठीक है, अगर मैं ये नंबर है और मैं आपसे ये कहूं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। रीजन क्या है? कि सबसे पहले तो ये क्या है? ये एक इवन नंबर है। ये क्या है? एक इवन नंबर है। और अगर ये इवन नंबर पूर्ण वर्ग होगा, अगर कोई इवन नंबर पूर्ण वर्ग होगा तो वह 4 से कटना चाहिए। और मैंने आपको डिविजिबिलिटी में पढ़ाया है कि डिविजिबिलिटी का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो डिविजिबिलिटी में जाके उसे देख सकते हैं। डिविजिबिलिटी में मैंने आपको बताया है कि कोई संख्या का अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यह संख्या 4 से नहीं कट रही है, यह संख्या 4 से नहीं कट रही, तो इसलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी? आप पहले नियम पे जाओ। मैंने बताया था अगर इकाई का अंक 4 होगा तो दहाई का अंक क्या होना चाहिए? कोई इवन नंबर होना चाहिए। दहाई का अंक क्या होना चाहिए? कोई इवन नंबर होना चाहिए। तो ये इवन नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, डिजिटल रूट। ठीक है, जिसको आप डिजिटल सम भी बोलते हो या डिजिट सम भी बोलते हो आप जिसे। ठीक है, डिजिट सम। डिजिट सम का मतलब क्या है? कि कोई संख्या के दिए गए सभी अंकों का योग क्या कहलाता है? डिजिट सम कहलाता है। दी गई सभी संख्याओं का योग क्या कहलाएगा? डिजिट सम कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिट सम, मुझे ये पता है आपको बहुत समझने की ज़रूरत है कि आप 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9।
4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 16, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 49। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 64, 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 81, 10 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 100 आएगा। बाकी अब आगे की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होगा, अगली वीडियो किसी दिन एक डिजिटल सम पे भी निकालेंगे कि डिजिटल सम की उत्पत्ति कैसे हुई, और आपको वहां पर ये सिखाएंगे कि आपने अभी तक देखा होगा डिजिटल सम जहां भी पढ़ा होगा कि जहां पर 9 आ जाता है उसे हम काउंट नहीं करते हैं, जहां पर 9 आ जाता है उसे हम काउंट नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं ये शायद ही कम लोगों को पता होगा। ठीक है, कि 9 आने पर हम उसे काउंट क्यों नहीं करते। डिजिटल सम जब हम पढ़ते हैं तो जहां पर 9 आ जाता है उसे हम इलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं उसके पीछे भी रीजन है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं तो इसका डिजिटल सम कितना होगा 1 होगा, इसका डिजिटल सम कितना होगा 4, इसका डिजिटल सम 9, इसका डिजिटल सम 6 1 7 होगा, इसका डिजिटल सम कितना होगा 5 2 7 होगा, इसका डिजिटल सम 6 3 9 होगा, इसका डिजिटल सम कितना होगा 4 होगा। इसके डिजिटल सम की बात करूं तो 1 होगा, इसका डिजिटल सम 9 होगा, इसका डिजिटल सम कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो आंकिक योग होता है, यानी जो डिजिटल सम होता है, आंकिक योग जो डिजिटल सम होता है वो क्या होता है, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो 7 होगा। ठीक है, आप देख सकते हो 7 9 4 1 9, मतलब 1 4 7 9 ही होते हैं। ठीक है, यानी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो डिजिटल सम है वो क्या क्या हो सकता है 1 4 7 9। ठीक है, तो मैं इसे लिख दे रहा हूं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम सदैव 1 4 7 9 होगा। ठीक है, 1 4 7 9 होगा। यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। किंतु यदि ऐसा है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, पूर्ण वर्ग हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? आप इसको एक बार समझ लीजिएगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम सदैव क्या होगा 1 4 7 9 होगा। क्या क्या होगा 1 4 7 9 होगा। यदि ऐसा नहीं है, अगर उसमें से 1 4 7 9 नहीं है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लेकिन यदि ऐसा है तो वह पूर्ण वर्ग हो सकता है। हो सकता है मतलब अभी भी श्योर ना करिएगा आप कि ये होगा। जैसे मैं एग्जांपल में एक बात बताता हूँ, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ 54। एक एग्जांपल है हमारे पास 54 और इसका डिजिटल सम कितना है, इसका डिजिटल सम कितना है 9 है, 5 4 9। और आपका देखिए 9 होने के बाद भी यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 9 होने के बाद भी पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन अगर मैं 36 की बात करूं तो 6 3 9, तो ये पूर्ण वर्ग है। तो कहने का मतलब अगर आप ये ऐसा मत समझना कि हर एक वो संख्या जिनका डिजिटल सम, फिर से बात पे ध्यान रखिएगा, हर वे संख्या जिनका डिजिटल सम 1 4 7 9 है वे पूर्ण वर्ग हों ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
डिविजिबिलिटी ऑफ 8। ठीक है, यानी आप 8 की डिविजिबिलिटी से पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। 8 की डिविजिबिलिटी से कैसे, मैं यहाँ पे 2 पार्ट में बांट रहा हूँ। यदि संख्या क्या हो, यदि संख्या एक है सम संख्या के लिए और एक है आपके विषम संख्या के लिए। ठीक है, एक विषम संख्या के लिए। ठीक है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और आप उसे 8 से भाग करें तो जो शेषफल होगा वो शेषफल या तो 0 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए। यानी अगर आपने किसी सम संख्या, अगर कोई संख्या आपको मिली है जो कि क्या हो, सम संख्या हो, और आप उसे 8 से भाग करते हो, अगर 8 से भाग करने के बाद अगर सम संख्या 0 या तो 4 रिमाइंडर देती हैं तो वह सम संख्या क्या हो जाएगी आपकी, अगर शेषफल 0 और 4 देता हो तो वह सम संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। क्लियर है। अगर दूसरा पॉइंट आपका ये है कि अगर पूर्ण वर्ग, अगर ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, अगर ऐसा है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, पूर्ण वर्ग हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है और आप इसे 8 से भाग करते हो और यहां पर अगर आपका शेषफल, अगर आपका यहां पे शेषफल 1 प्राप्त हो जाए तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, पूर्ण वर्ग हो सकता है। चलिए, दिए अभी तक आपने जो पॉइंट पढ़े हैं उस पॉइंट पे हम कुछ सवाल कर लेते हैं। ठीक है, सवाल करने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ जो हमने पढ़ा है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 856। ठीक है, 856 यह एक संख्या है। ठीक है, 856। अब हमने अभी तक जितने भी पॉइंट पढ़े हैं, 5 पॉइंट जो हमने पढ़े हैं, हम चेक करते हैं क्या वो पांचों पॉइंट इस पे सेटिस्फाई होता है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहला, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक, अगर आप देखिए तो इकाई का अंक कितना है, 6 है, यानी इकाई का अंक क्या है, सेटिस्फाई होता है। दूसरा, दहाई का अंक, अगर मैं दहाई के अंक की बात करूं तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक क्या होना चाहिए, कोई ऑड नंबर होना चाहिए, यानी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। दहाई का अंक क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट डिजिटल सम या 4 से विभाज्य, 4 से भाज्य। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या इवन है, ये संख्या कैसी है, सम संख्या है, अगर कोई संख्या इवन है और वह 4 से भाज्य है तो 4 से भाज्य ये भी है। ठीक है, क्योंकि 4 से लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और ये 14 चौके 56 और ये 4 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, चौथा पॉइंट हमने जो पढ़ा था डिजिटल सम, डिजिटल सम। आप यहां से चेक करिए कि इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है। आप देखेंगे 6 5 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19, और 19 में 9 1 10 यानी 1। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और पांचवी जो कंडीशन थी हमारी 8 से विभाजित, 8 से विभाजित, तो इसका जो शेषफल है, जब आप इसको 8 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा, जो कि सही है। क्योंकि जब आप इसको 8 से विभाजित करेंगे तो 8 9 80
और ये 5 आ जाएगा और 8 सत्ते 56। क्लियर है? तो यह संख्या पूर्णतः कट जाएगी, ये संख्या पूर्णतः कट जाएगी, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या इवन है और वह 8 से शेष फल या तो 0 दे दे या कितना दे दे, 4 दे दे, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। अब आप ये देख रहे हैं कि आपके पास जितनी कंडीशन थी इसने उन सभी को फुलफिल कर दिया, ठीक है, यानी आपके पास 5 कंडीशन थी और 5 की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी हमने 5 कंडीशन आपको पढ़ाए हैं, यह सिर्फ ये ज्ञात करने के लिए है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर बात समझ में आ रही है? यानी अगर आपको कोई विकल्प दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप पहले ये ज्ञात करिए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, जिनमें ये 5 कंडीशन नहीं होंगे, वह संख्या पूर्ण वर्ग डेफिनेटली नहीं होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल लेते हैं जिससे आपका ये जो आपने थ्योरी पढ़ी है इससे कुछ मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो विकल्प ए है 6 5 5 3 6, विकल्प बी है 6 0 4 1 6, विकल्प सी है 3 8 2 8 5, ऑप्शन डी है 7 3 6 7 3 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो अब आप यहाँ पे आप ये चेक करेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप एक काम करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे तो 6 1 5 हो सकता है। अब आप ये चीज जानते हैं कि अगर 1 होगा, इकाई का अंक अगर 1 होगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक इवन नंबर आना चाहिए, जबकि ये इवन नंबर नहीं है तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर 5 है तो यहाँ क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, यानी ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बात करते हैं ये दो संख्या, तो अगर इकाई का अंक 6 है तो इसके दहाई के अंक पे कोई ऑड नंबर आना चाहिए था, यानी यहाँ पर ये सेटिस्फाई होता है। अगर इकाई के अंक पे 6 है तो इसके दहाई के अंक पे क्या होना चाहिए था, कोई ऑड नंबर होना चाहिए था, जो कि क्या है, सेट है। यानी यहाँ पर ये दो चीज क्लियर है। बाकी अगर मैं इनके डिजिटल सम की बात करता हूँ, इनके डिजिटल सम की बात करूँ तो 6 3 9 9 को एलिमिनेट कर देते हैं, 5 5 10 6 16 और 6 1 7। तो इनका जो डिजिटल सम है, इनका जो डिजिटल सम है वो कितना हो गया, 7 हो गया। कैसे होगा आप फिर से चेक करना, 6 3 9 9 को काउंट नहीं करते, 6 3 9 5 5 10 6 16, यानी 16 और 16 को 6 1 7। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, 6 4 10 1 11 और 11 6 कितना होता है, 17 और 17 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 8। कैसे निकालते हैं जरा इसको देख लेना, जिनको नहीं पता है। 6 + 0 + 4 + 1 + 6। डिजिटल सम के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या दी गई होती है उनमें जितने भी अंक होते हैं उनको आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और यह प्रक्रिया हम तब तक दोहराते रहते हैं जब तक हमको कोई सिंगल डिजिट नहीं मिल जाती, ठीक है। तो हमने क्या किया है, 6 4 10 10 1 11 11 6 कितना होता है, 17 होता है, फिर जोड़ेंगे 7 1 8।
तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया 8। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, उसका डिजिटल सम क्या 1 4 7 9 होना चाहिए। यानी ये भी संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो अकेले कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ऑप्शन ए क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वन टू 5 0 25 2 1 0 2 5 1 0 3 1 2 5 1 9 6 2। ठीक है, क्वेश्चन है कि दी गई संख्या एक पूर्ण वर्ग है या नहीं, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है ये आपको चेक करना है। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस है, हम इकाई के अंक को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इकाई के में 5 है और 5 के पहले क्या है 2 है, यानी ये सब के सब पूर्ण वर्ग रखने की संभावना है। हमारी जो पहले के दो मेथड हैं क्या थे, इकाई का अंक चेक करना फिर दहाई का अंक चेक करना, और ये दोनों यहाँ पर सेटिस्फाई होते हैं। तीसरी बात करते हैं हम डिजिटल सम निकालने की कोशिश करते हैं कि इनका डिजिटल सम कितना है। तो अगर मैं डिजिटल सम की बात करूं तो इनका डिजिटल सम कितना होगा, 5 2 7 2 9 5 1 6, इनका डिजिटल सम कितना होगा 6 होगा। जिनको डिजिटल सम निकालने में परेशानी हो रही है, अगला वीडियो हम डिजिटल सम पे ही लेंगे। आप तब तक आप इन्हें क्या करिए, एक एक अंक को क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे, बस आप इसी को करना है। ठीक है, तो 5 2 7 7 5 12 12 2 14 14 ये कितना हो गया, 5 2 7 7 5 12 12 2 14 14 ये कितना हो गया 15, और 15 में फिर क्या करेंगे 1 + 5 करेंगे और ये कितना हो जाएगा 6। तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ? चलिए बाकी इसके डिजिटल सम की बात करते हैं। तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, 5 2 7 2 9 कितना होगा, इसका डिजिटल सम 1 होगा। इसके डिजिटल सम की बात करते हैं तो 5 2 7 2 9 ये कितना होगा 3 होगा। इसके डिजिटल सम की अगर मैं बात करूं तो 5 2 7 और 7 1 8 8 6 14 4 कितना होगा 5 होगा। क्लियर? फिर से मैं इसका कह देता हूं 5 2 7, ठीक है, या 6 2 8 1 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 आपस में ही कैंसिल हो जाएगा, अकेले कितना बचेगा 5। तो ये बताइए डिजिटल सम 5 नहीं हो सकता, डिजिटल सम 3 नहीं हो सकता, डिजिटल सम 6 नहीं हो सकता, तो अकेले कौन सा होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है 21 0 2 5 होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको ये सारी टेक्निक पता है तो आप इस तरीके से तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 2 2 8 4 8 4 6 3 5 0 3 1 2 6 6 9 बाकी ना आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, आपसे कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है ये पूछी गई है। तो आप जरा चेक करेंगे। सबसे पहले तो इकाई के अंक की बात करें तो आप देख रहे हैं इकाई के अंक पे 9 है तो यहाँ पर इवन है, ठीक है। 3 है तो इकाई के अंक पे 3 नहीं आ सकता। सबसे पहले ये इकाई के अंक में ही छट गया क्योंकि इकाई के अंक पे 3 नहीं आ सकता। क्लियर है? बाकी यहाँ पर अगर 4 है तो इसकी इकाई के अंक पे क्या है, कोई इवन नंबर है और वो ठीक है। तो यानी लास्ट 2 डिजिट को हमने चेक कर लिया। क्या क्या चेक कर लिया, इकाई का अंक चेक कर लिया और लास्ट 2 डिजिट हमने चेक कर लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनका डिजिटल सम। हम इनके डिजिटल सम से चेक कर लेते हैं कि इनका डिजिटल सम कितना होगा। तो इसको अगर चेक मैं करूं तो 8 2 10 2 12 12 4 16 4 20 2 8 2 10 और इसका डिजिटल सम कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर लेना, मैं बता रहा हूं 8 2 10 10 2 12 12 4 16 16 4 20 8 28 8 2 10 और 10 का मतलब 1 आ, ठीक है। इसको चेक नहीं करना क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर 6 अलग कर देंगे, 6 3 9 और बचा कितना यहाँ पर, इसका डिजिटल सम 6 हो गया। तो ये डिजिटल सम हो नहीं सकता, अकेले 1 होगा तो यह इसका डिजिटल सम हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक नन ऑफ दीज है। क्लियर है? यहाँ पर क्या है, नन ऑफ दीज है। वास्तव में यहाँ नन ऑफ दीज नहीं था, यहाँ पर एक नंबर था जो कि मैंने हटा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नंबर था मैं उसे लिख देता हूँ। यहाँ पर जो नंबर था, एक नंबर था
625। ठीक है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं ये क्या है 19625। अगर मैं इसको चेक करूं तो यहाँ पर जो इसका डिजिटल सम आएगा, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 9, 6 2 8 9, कितना डिजिटल सम आएगा 5 आएगा और ये भी नहीं होगा। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि आप इसे घर से करिएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है 50421680802001 ठीक है 778669219816। ठीक है, आप एक बार इस क्वेश्चन को घर पे अपने मन से सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपके पांचों नियम लगेंगे, फिर भी इनमें से कोई एक ही पूर्ण वर्ग होगा और वो पांचों इन सब में लगेगा। क्लियर है? आप एक बार इसे कोशिश करिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके कैट एग्जाम में पूछा गया है और परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x और y दो पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी इंटीजर वैल्यू है। इस चीज को ध्यान रखना, इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझना। x और y दो पूर्णांक संख्याएं हैं, यदि x स्क्वायर का इकाई अंक 9 है तथा y स्क्वायर का इकाई अंक भी 9 है, यानी यहाँ पर नोट करिएगा x स्क्वायर का भी इकाई अंक कितना है 9 है और y स्क्वायर का भी इकाई अंक कितना है 9 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मान x माइनस y के बराबर नहीं हो सकता, यानी इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो x और x माइनस y नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। कैसे सॉल्व करना है, तो आपको ये चीज पता है कि अगर कोई संख्या का इकाई अंक 9 है, यानी अगर x स्क्वायर का इकाई अंक अगर मैं बात करूं क्या है 9 है और y स्क्वायर का भी इकाई अंक कितना है 9 है। अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों का इकाई अंक 9 है तो x क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पर एक चार्ट बना रहा हूं, आप समझिएगा इसे। ठीक है, यहाँ पर x क्या क्या हो सकता है, x और y का मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ इकाई अंक, क्या लिख रहा हूँ इकाई। ठीक, चलिए इकाई अंक की मैं बात कर रहा हूँ, इकाई अंक। ठीक है, इकाई। तो मैं मान सकता हूँ कि अगर x 3 होगा, अगर x क्या होगा 3 होगा तो x स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। इसी प्रकार से ये भी कितना होगा 3 होगा तो भी क्या होगा 9 होगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर 9 होगा। हो सकता है ये 7 हो, ये क्या हो सकता है 7 होगा तो भी 7 7 49 इकाई का कितना होगा 9 होगा। ये भी कितना हो सकता है 7 हो सकता है, इकाई का कितना होगा 9 होगा। हो सकता है ये क्या हो 3 हो और ये क्या हो 7 हो, क्योंकि 3 होगा तो भी 9 होगा और 7 होगा तो भी 9 होगा। हो सकता है ये 7 हो और ये क्या हो 3 हो, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है कि ये क्या हो 13 हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये क्या हो 13 हो, ये क्या हो सकता है 7 हो सकता है, ये -3 भी हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे कई पॉसिबिलिटी बनेंगी, अब आप इसको बनाते जाएंगे तो कई पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, जैसे -3 -7 -13 ठीक है, इस तरीके से कई पॉसिबिलिटी बनेगी। फिलहाल मैं ऑप्शन से भी चेक करूंगा, सिंपल हो जाएगा। तो अब आप जरा एक चीज देखो कि इसका ये कितना हो सकता है 0 हो सकता है, ये 3 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर? चलिए जैसे ये 13 हो सकता है और ये कितना हो सकता है 3 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 13 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक तो आपको 9 चाहिए ना, और जब आप 13 का भी वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 169 आएगा, इकाई का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अब आपको पता है कि आपको क्या निकालना है x माइनस y निकालना है, आपको क्या निकालना है x माइनस y निकालना है। अगर x माइनस y निकालना है तो कितना आएगा 0, 7 में से 7 जाएगा कितना आएगा 0,
3 में से अगर 7 जाएगा x माइनस वाई तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। 7 में से 3 जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 13 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। जब 13 में से 7 जाएगा, क्योंकि x माइनस क्या लिखा है y, तो 13 में से 7 जाएगा तो वैल्यू कितनी आ सकती है, 6 आ सकती है। ठीक है, चलिए अब मैं एक चीज और देख सकता हूं कि अगर ये 13 रहे और ये क्या है, -3 रहे। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर क्या लिखा है, पूर्णांक लिखा हुआ है, और पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हो और निगेटिव इंटीजर भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए अगर ये 13 है और ये -3 है तो आपको पता है कि 13 माइनस 3 को जब वैल्यू करेंगे कितना हो जाएगा, 13 + 3 सॉरी 16 दिया नहीं। ठीक है, यहाँ पर प्लस ही लेके चलिए, माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस इसलिए मैं कर रहा था क्योंकि 13 -3 रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और फिलहाल 16 विकल्प पे नहीं है, इसलिए लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब 13 में से 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 13 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, यहाँ तक अब आप एक चीज ध्यान से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या मिल रहा है, -4 भी आंसर हो सकता है, 4 भी आंसर हो सकता है, 6 भी आंसर हो सकता है, और 10 भी आंसर हो सकता है, -6 भी आंसर हो सकता है। ठीक है, -6 कैसे हो सकता है, जैसे सपोज करो ये 7 हो गया और ये कितना हो गया, 13 हो गया, तो 7 में से 13 करेंगे तो -6 भी आंसर हो सकता है। यानी जो पॉजिटिव हो सकता है वो निगेटिव भी हो सकता है, यानी इसका आंसर जो होगा प्लस माइनस के अंदर में आएगा। जैसे -4 हुआ तो +4 भी हो सकता है, -6 हुआ तो +6 भी हो सकता है। ठीक है, +10 हुआ तो -10 भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि -4 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, यानी 18 नहीं हो सकता। यानी ये आंसर यानी x - y क्या नहीं हो सकता, तो 18 कभी नहीं हो सकता। क्लियर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप कोशिश करिएगा इसे एक बार और लगाने की। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम और भी क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही। आपको उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन था परफेक्ट स्क्वायर का, इसके क्वेश्चन और इसकी थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस पे और भी क्वेश्चन करिएगा, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई निरंतर करते रहिएगा। नमस्कार।